क्या हबको नेक्स्ट साजगार बन पाएगी? पहले हबको के डिविडेंड्स पर 7.5% टैक्स लगता था, लेकिन अब 15% लगेगा। वो क्यों? BYD पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट कब लगाएगी? और ये जो न्यूज़ेस हैं कि पाकिस्तान में BYD मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ ऑटोमोबाइल लगाने जा रही है, इस न्यूज़ेस में कितनी सदाकत है? साजगार की तरह और बहुत से कंपिटिटर्स जो कि इसी ईवी की लाइन में आ चुके हैं, तो क्या हब पावर कंपनी अपनी ईवीज को लेकर इस लाइन में compete कर पाएगी? आखिर ये हब पावर के शेयर की प्राइस 150 से आगे कितनी ज्यादा जा सकती है, इसके फ्यूचर को देखते हुए। पाकिस्तान की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि 1 अगस्त 1991 को बनी, जिसका मेन पर्पस था पावर प्रोड्यूसिंग, और अब ये अपनी सब्सिडीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज के थ्रू डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस में मौजूद है, जो कि है हब पावर कंपनी लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चमशुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है कि आफ्टर 15,000 सब्सक्राइबर ऑफ अवर यूट्यूब चैनल, हम आपके साथ एक प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स शेयर करेंगे। तो आप बिगिनर से प्रो लेवल तक का फंडामेंटल कोर्स बिल्कुल फ्री सीखने के लिए इस चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स लाजमी कंप्लीट करें। आप खुद भी सब्सक्राइब करें एंड दूसरों की हेल्प के लिए इस वीडियो को शेयर करके मजीद इन 15,000 के सब्सक्राइबर में हमारा साथ दें, ताकि जो आप पेड कोर्सेज अवेल करते हैं वही कोर्स आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल सके, बिगिनर टू प्रो लेवल तक। और फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा बिगिनर टू प्रो लेवल का टेक्निकल कोर्स। सो स्टे ट्यून विद अस। अब जरा एक नज़र हमारे प्रॉफिट्स पर डालें। ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं, तो आप भी अगर ये प्रॉफिटेबल सिग्नल्स को अवेल करने के लिए हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारी प्रीमियम ग्रुप की फैसिलिटीज आपके सामने हैं, और वो भी जस्ट 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, जो कि आप सब के लिए बिल्कुल इकोनॉमिकल फी रखी गई है। और मजीद ये कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको ज्वाइन करके आप PSX के अकॉर्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल कर सकते हैं। एंड मजीद ये कि आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उस कंपनी का नाम लिखकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे, एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। जिस तरह के ये हब पावर के एनालिसिस पहले ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अपडेटेड एनालिसिस के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने की वजह से अपडेटेड एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए हब पावर कंपनी के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हब पावर कंपनी लिमिटेड 1 अगस्त 1991 को बनी एज अ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान। इतने साल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट की तरफ से हब पावर के साथ जो एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और इस टर्मिनेशन के कुछ ही देर बाद हब पावर के एक और सब्सिडरी मतलब कि एक और प्लांट के साथ उसके साथ भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया। तो अगर हब पावर का जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट कर दिया गया था, तो हब पावर का उसके बाद रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसके जो प्रॉफिट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं। अब आप जरा इस बात को समझें। जिस तरह हर कंपनी की आगे सब्सिडीज या एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, सेम इसी तरह हब पावर के साथ भी है। हब पावर की बहुत सी एसोसिएटेड कंपनीज और बहुत सी सब्सिडीज हैं। हब पावर के साथ जिस कंपनी का जो मुआहदा, जो इस कंपनी का जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट किया गया गवर्नमेंट के साथ, वो हब पावर की ही एक सब्सिडरी थी। लेकिन हब पावर मेन कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी के साथ एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, लेकिन उसके बाद भी तीन जो उसकी सब्सिडीज हैं हब पावर कंपनी की, उनके साथ उनका जो एग्रीमेंट है वो रीशेड्यूल किया गया। मेन के डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई और उनको जो एग्रीमेंट है उनका दोबारा रिस्ट्रक्चर करके बहाल कर दिया गया। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर प्रोड्यूसिंग ऑफ हब पावर कंपनी लिमिटेड जो कि है 3581 मेगावाट थ्रू इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड ऑल पावर जनरेटिंग प्लांट्स। तो जिन दो प्लांट्स के साथ गवर्नमेंट के एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिए गए थे, वो दोनों प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे वो थी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1600 मेगावाट। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि बाकी सब्सिडीज के साथ एग्रीमेंट रीशेड्यूल हो गया, तो 1600 मेगावाट के जो एग्रीमेंट थे वो टर्मिनेट कर दिए गए, लेकिन जो बाकी अप्रोक्सीमेटली 2000 मेगावाट बनते हैं उनकी जो सब्सिडीज हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट है उसको रीशेड्यूल किया गया। तो मतलब सिंपल सा है कि उनकी जो सब्सिडीज हैं पावर प्लांट्स फर्दर जो हैं उनके हब पावर कंपनी के, वहां से उनको रेवेन्यू आता है, उनके प्रॉफिट्स हैं। अब ये जो तीन कंपनीज हैं
इनका मैं आपको बताता चलूं कि ये सी पैक के थ्रू ही बने थे और ये सी पैक के अंडर ही काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो एग्रीमेंट्स है वही शेड्यूल किए गए और फ्यूचर में भी इनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो फर्दर रीशेड्यूल होते नजर ही आ रहे हैं क्योंकि ये सी पैक के अंडर आते हैं। तो मतलब सिंपल सा है कि जितने बाकी मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है 3581 में से, उसमें से जो कंपनी को रेवेन्यू आता है और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, बस कंपनी का जो मेन प्लांट है और उसके साथ जो इसकी एक सब्सिडरी का प्लांट है, उन दोनों में से जो टर्मिनेशन हुई है वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो हबको की पावर जनरेटिंग सब्सिडीज में ओवरऑल जो टोटल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन है वो है नागरवाल पावर प्लांट की और लारेब एनर्जी लिमिटेड की एंड चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी की, और इसी तरह सब्सिडीज के साथ उसकी एसोसिएटेड कंपनीज के भी रेवेन्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं, जिनमें थर एनर्जी लिमिटेड आता है एंड थर नोवा पावर थर लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। अगर हम ओवरऑल सब्सिडीज की बात करें तो हब पावर सर्विसेज लिमिटेड भी इसकी एक सब्सिडरी है जो कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में रोल प्ले करती है हब पावर कंपनी के इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक में बल्कि कोल, ऑयल एंड हाइड्रो टेक्नोलॉजीज में। तो नेक्स्ट इसकी मेन सब्सिडी आ जाती है हब पावर होल्डिंग लिमिटेड, जो कि इसको बनाया ही इसलिए गया है कि वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके कंपनी के और मजीद फर्दर अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर सके। अब जिस तरह के मेगा मोटर्स में हब पावर होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट की, मेगा मोटर्स के साथ बीवाईडी कंपनी का मुआहदा है, बीवाईडी कंपनी का एग्रीमेंट है। मेगा मोटर्स पाकिस्तान में बीवाईडी कंपनी को ला रही है, तो मेगा मोटर्स में 50% की ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन जो है वो हब पावर होल्डिंग की है और हब पावर होल्डिंग जो एक फुली होली ओन सब्सिडी है हबको की। तो ये पूरा सिनेरियो है इसमें कि हब पावर होल्डिंग का असल मेन रोल होता क्या है। इसी तरह ये हब पावर की एक और मेन सब्सिडी है जो कि अभी रिसेंटली ही बनाई गई, जो कि है हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये सब्सिडी भी अंडर हब पावर होल्डिंग लिमिटेड के बनाई गई। तो इनका मेन पर्पस है टू बिल्ड पाकिस्तान फर्स्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन इन ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि ये काम पीएसओ के साथ एग्रीमेंट के थ्रू करेंगे और इनका फर्दर काम इंपोर्ट करना, असेंबल करना, प्रोड्यूसिंग ईवी चार्जर्स एंड अदर एक्सेसरीज भी है, जो कि ये अफ्रीका में और बहुत सी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहे हैं और इनके फ्यूचर प्लान्स में ये इंक्लूड है। तो ये जो हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड है ये उसका पूरे का पूरा काम है और इसी तरह ये ईवी चार्जर्स एंड अदर एक्सेसरीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे और ये जो ओवरऑल एक्सेसरीज बनेंगी ये यहीं पे असेंबल होंगी। तो ये इसकी सब्सिडी की कंप्लीट डिटेल देखने के बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, जो कि हम बहुत ज़्यादा इसमें ये देखेंगे कि जब हब पावर कंपनी लिमिटेड का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट था तब जो विद होल्डिंग टैक्स लगता था डिविडेंड पर, जो कंपनी डिविडेंड देती थी उस पर लगता था 7.5% टैक्स उनके डिविडेंड पर, जो कि शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा होता था। लेकिन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विद हब पावर कंपनी लिमिटेड ये जो टैक्स है ये विद होल्डिंग टैक्स 7.5% से इंक्रीज होके सेम एज यूजुअल दूसरी कंपनीज की तरह हो गया है, जो कि है 15%। तो ये ऑलरेडी ही अब जो भी कमिंग डिविडेंड्स होंगे उनमें अप्लाई भी आएगा, आपको मिलेगा। तो ये ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन तो हब पावर ने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए हैं और फर्स्ट जो ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन है वो पाकिस्तान में बन भी चुका हुआ है। तो अब बात करते हैं बीवाईडी की कार्स पर। तो सबसे पहले बीवाईडी के साथ मुआहदे पर आते हैं। बीवाईडी के साथ जब मुआहदा हुआ कि उनमें जो लिमिटेड एडिशंस थे गाड़ियों के वो लाए जाने थे पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में उनकी जो शिपमेंट्स थी वो आना स्टार्ट हो गई और जो गाड़ियों की डिलीवरी है वो भी होना स्टार्ट कर गई। तो मतलब ये एग्रीमेंट तो फॉल होना स्टार्ट कर गया है। अब यहाँ पे इसी एग्रीमेंट का एक अगला हिस्सा जो कि आपको पता होना चाहिए, इसका अगला हिस्सा था असेंबलिंग। बेसिकली ये तो जो गाड़ियाँ आई थी ये टोटली बनी बनाई इंपोर्ट की गई थी पाकिस्तान में, चाइना से फुली इंपोर्टेड बनी बनाई कार्स आई और वो आगे डिलीवर की गई। लेकिन अगर एग्रीमेंट को आप पूरा देखें तो एग्रीमेंट के थ्रू 2026 के स्टार्ट से ही एक असेंबलिंग प्लांट लगेगा बीवाईडी का पाकिस्तान में, कराची के अंदर। तो जिस तरह सासगा, टोयोटा, सुजुकी, किया मोटर्स, लकी मोटर्स जो हैं, इसी तरह ये जो सब के प्लांट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि असेंबल करते हैं, सेम ऐसे ही बीवाईडी का प्लांट भी कराची में लग जाएगा जो कि ये गाड़ियों को खुद असेंबल करेंगे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जो हब पावर कंपनी के स्टॉक की प्राइस है जो कि बीवाईडी को पाकिस्तान में लाए हैं मेगा मोटर्स के थ्रू, उनकी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज तो आएगा ही आएगा। तो अब वो कितना इंक्रीज बनता है या कितना कैसे इंक्रीज होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अब वो जो प्लांट लगेगा उसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो वो 50,000 गाड़ियों के बनाने की कैपेसिटी का प्लांट लगेगा कराची में, जो कि बीवाईडी के थ्रू लगाया जाएगा और उसमें से 30 to 40% तो जो गाड़ियाँ हैं वो एक्सपोर्ट की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में। तो मतलब कि उसमें एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज भी इंक्लूड किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी साइकी जो है वो आप थोड़ी सी समझ लें कि यहाँ पर कम्पीट कैसे कर पाएगी ये हब पावर कंपनी लिमिटेड के साथ जो बीवाईडी आ रही है।
जिस तरह के टेस्ला ही कम्पीट नहीं कर पाई BYD के साथ, तो इसी तरह जापानीज जो गाड़ियों की कंपनीज हैं वो कम्पीट कर पाएंगी क्या, जो कि टेस्ला से भी नीचे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी CKD किट की आगे फर्दर मजीद डिटेल बताने के बाद आपको खुद भी पता लग जाएगा कि क्या हबको कम्पीट कर सकती है या नेक्स्ट साजगार बन सकती है। तो यहाँ पर ये भी जान लें कि जो असेंबलिंग प्लांट है वो तो 2026 के स्टार्ट में लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। लेकिन जो ये रूमर्स थी कि BYD पहला वो पाकिस्तानी प्लांट होगा जो कि प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी पाकिस्तान में, कि जिस तरह इनके एग्रीमेंट्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं CPEC के थ्रू पाकिस्तान में लग रही हैं, तो इसी तरह BYD की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये आसपास ऐसा तो है ही कुछ नहीं, ये जस्ट रूमर्स हैं और ना ही ये इतनी जल्दी कभी कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में जस्ट असेंबलिंग ही होगी और असेंबलिंग ही होती रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग का तो अल्लाह ही जाने। तो अब जिस तरह के यहाँ से भी रेवेन्यू आएगा, इसी तरह आपको एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ जो कि ये हब पावर कंपनी लिमिटेड लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी डील कर रहे हैं। तो ये भी इनके लिए एक फ्यूचर में बहुत अच्छा काम साबित हो सकता है। क्या हबको नेक्स्ट साजगार बन पाएगी, इसकी डिटेल देखते हैं। जो साजगार कंपनी है वो जो चाइनीज़ किट्स को यूज़ करती है, जो CKD किट्स होती हैं, वो तमाम की तमाम जो अदर कंट्रीज़ की जो CKD किट्स हैं उससे चीपर है। मतलब कि जापानीज CKD किट हो जाए या कोरियन CKD किट हो, जो चाइनीज CKD किट है दीज आर चीपर देन अदर 2 कंट्रीज। अब जिस तरह के टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में है, किया मोटर्स है, सुजुकी है, ये बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की मानी जानी कंपनीज हैं। लेकिन साजगार का नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया क्योंकि साजगार कोरियन के बजाय जापानीज के CKD किट के बजाय चाइनीज CKD किट यूज़ करने लग गई, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था। और ये यहाँ पर एक जो कंपिटिटर मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर जो CKD किट चाइनीज़ की यूज़ की जाती है, जो आपकी मेन प्रोडक्ट बनती है, उसमें या तो आप 2 काम कर सकते हैं। उसमें या तो आप अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा चीप करके थोड़ा सस्ता रख के सेल आउट कर सकते हैं, जो कि उससे काफ़ी CKD की जो चाइनीज़ की किट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सेम प्राइस में आप दूसरे अपने कंपिटिटर्स की निस्बत अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करके आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आपकी जो गाड़ियाँ हैं या आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मार्केट में अट्रैक्टेबल हो सकती है, जो कि आप सेम प्राइस में ऑफर करेंगे, जो कि आपके दूसरे कंपिटिटर्स भी सेम प्राइस में ऑफर कर रहे हों। तो साजगार ने ये करके साबित किया है कि चाइनीज CKD किट के अंदर जो उनको बेनिफिशियल हो रहा था सेम उसी प्राइस में उन्होंने मजीद फर्दर मॉडिफिकेशन एंड मजीद अपग्रेडेशन करके अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद मार्केट में अपनी धूम मचा दी। सेम इसी तरह हब पावर कंपनी लिमिटेड के थ्रू जो BYD आ रही है वो भी चाइनीज़ कंपनी है जिसने टेस्ला को कम्पीट किया है और चाइनीज़ CKD किट ही इसी में यूज़ होंगी, तो वो क्यों नहीं साजगार बनेगी। तो BYD कंपनी भी साजगार की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया में ही वो ऊपर जा रही है। तो जहाँ तक रही हब पावर कंपनी की बात, तो हब पावर कंपनी चूँकि उनकी मेन कंपनी हब पावर होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी है उसके थ्रू काम हो रहा है, तो हब पावर पर फ़ायदा तो आएगा ही आएगा। और इसी तरह लिथियम बैटरीज और मजीद जो फ्यूचर के इनके प्लान्स हैं वो भी इस हब पावर कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये हब पावर कंपनी लिमिटेड नेक्स्ट साजगार बन सकती है कि नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में मजीद इसकी डिटेल बतानी है। जिस तरह के हैवल ने धूम मचाई, बाइक इसी तरह CKD किट्स के अंदर पाकिस्तान में लॉन्च होती रही, तो उनकी धूम मचने के बाद क्या BYD भी पाकिस्तान में धूम मचाएगी। और अब रिसेंटली ही जो शार्क गाड़ी है वो भी कंपनी की BYD की लॉन्च कर दी गई है पाकिस्तान में, तो देखते हैं कि फ्यूचर में वो कैसी पाकिस्तान में चलती है। तो मेगा मोटर्स के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसकी डिटेल, और इसी तरह हबको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्यूचर कैसा हो सकता है और लिथियम माइनिंग के साथ, ये सारी डिटेल हमने देखी। और अब हम चलते हैं PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके थ्रू मैं आपको उन स्टॉक के एनालिसिस थोड़े दिखाता हूं और उसके बाद हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चलेंगे एंड एट द एंड स्टॉक प्राइस पर डिस्कशन करेंगे कि इसकी फ्यूचर में कितनी ऊपर जा सकती है और मजीद इसको कहां पर बाय करना चाहिए, इसकी बाइंग रेंज क्या हो सकती है। तो ये PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये स्टॉक की प्राइस देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह इसकी जो 52 वीक्स की रेंज है वो आपके सामने है 157.27। अब हम नीचे आते हैं, जो कि ये स्टॉक ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टॉक 180 को भी टच किया हुआ है, लेकिन 52 वीक्स की रेंज जो है वो थोड़ी सी मतलब लो आ गई है। तो ये हम फाइनेंशियल्स पर आते हैं, तो 2021, 22, 23, 24 का डाटा यहाँ पर मौजूद है। तो 2021 में कंपनी की जो सेल्स थी वो सेल्स रही 32.29, जो कि ये 2.09 मिलियन के अकॉर्डिंग है। आपने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जिस तरह कि आपको पता है ऊपर। और इसी तरह कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है कंपनी की वो रही, और इसकी जो EPS रही वो 16.52 रही।
2022 में जो कंपनी की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो कंपनी की डिक्रीज़ है। कंपनी की जो सेल्स हैं वो डबल हुई, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है उसी तरह ही सेम ही तकरीबन रहा। और इसने 2024 में कंपनी की जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो गई थोड़ी, लेकिन उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए। और जो कंपनी की 2023 में ईपीएस निकली वो 23.85 आ गई। 2024 में कंपनी का जो सेल्स वगैरह थी वो एज़ कम्पेयर टू 2023 थोड़ी डिक्रीज़ हो गई, लेकिन उसके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, वो कंपनी के और मज़ीद इंक्रीज़ हो गए 2023 की निस्बत, जिससे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर 2023 की निस्बत 23 से इंक्रीज़ होकर 26.12 तक आ गई। और इसी तरह अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देख लें तो क्वार्टर वाइज में बेसिकली डाटा आपके सामने है कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो कंपनी के जो सेल्स, अर्निंग पर शेयर वगैरह वो आप देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 में अर्निंग पर शेयर 6 थी। 2025 का जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 4.49 हो गई और थर्ड क्वार्टर में और मजीद डिक्रीज हो गई, जिसमें कंपनी की सेल्स एज सच नहीं लिखी गई और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो 4.96 मिलियन रहा। तो अब जैसे ही क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएंगी देन हम आपके लिए क्वार्टर जो एनालिसिस है वो भी बनाएंगे। तो अब जिस तरह कि आपने लेटेस्ट क्वार्टर में ये कंपनी की सेल्स देखी वो कुछ भी शो नहीं हुई, इसी तरह ही हम जो एनालिसिस है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो आप ये प्रीवियस वीडियो है इसमें कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किए गए हैं। तो आप ये वीडियो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग लाजमी मजीद देखिएगा अपनी मजीद रिसर्च के लिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जैसे ही रिपोर्ट आएगी हब पावर कंपनी की अभी क्वार्टर की, देन हम इसके कंप्लीट जो 4 क्वार्टर्स होंगे इसी साल 2025 का जो होगा उसमें इंशाल्लाह इसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। अब नेक्स्ट इसके पे आउट्स पर आते हैं। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हब पावर कंपनी लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस करती रही। 2022 में, 23 में 4 दफ़ा, 24 में 3 दफ़ा, इसी तरह 25 में कंपनी ने सिर्फ अभी तक 1 दफ़ा दिया है। अप्रैल में भी कंपनी अनाउंस करती थी लेकिन नहीं किया। अगस्त में कंपनी अनाउंस करती है, लेकिन अब देखें कि क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी अनाउंस करती है या नहीं। लेकिन ये पे आउट्स को देखते हुए इस कंपनी के हम जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी के जो पे आउट हैं वो कम हो गए हैं तो कंपनी क्या अच्छा परफॉर्म कर। जैसे कंपनी की जो सिचुएशन है, जिस तरह के कंपनी का रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो पा रहे, तो कंपनी से टोटली साफ नजर आता है कि ये कंपनी के जो प्रॉफिट्स दूसरे सब्सिडीज से ही आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब कंपनी का ये रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी फर्दर मजीद आगे काफी ज्यादा जा सकती है। अब जिस तरह के ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन इंस्टॉल हुए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, और इसी तरह ही बाकी जो इनके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, तो ये रोल इसमें हब पावर कंपनी के मेन प्लांट का भी हो सकता है। तो ये सारी बातें फ्यूचर में ही साबित करेगा कि ये कहाँ तक जाती हैं। तो अगले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप लाजमी इस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखें। तो आप बात करते हैं स्टॉक की प्राइस पर। तो ये स्टॉक की प्राइस बेसिकली मतलब 3 to 4x तो इजीली होती नजर आ रही है, लेकिन ये विद इन 1 ईयर या 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगी। इसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिस तरह की साजगार थी उसकी जो शेयर की प्राइस है वो विद इन 1 ईयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आई, 1 ईयर से भी ज़्यादा मजीद लग गए। अब मजीद जितनी ऊपर जाएगी वो मजीद उतने ही जो साल हैं वो कैरी करेगी। तो अगर आप पावर कंपनी को 145 या 140 तक बाय कर लें, ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग साबित हो सकती है। और अगर मजीद आपको नीचे मिले तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।